Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiot. क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? आज हमारे गेस्ट जो है वो एक आर्म रेसलर है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि आज उनके साथ बैठ करके बातचीत करनी है हमें। मिलते हैं हमारे वीडियो में। जय हिंद एंड वेलकम टू एट होम शो। आज हमारे शो पे मौजूद है एक ऐसी शख्स जो सिर्फ ना केवल फिटनेस इंडस्ट्री बल्कि रेसलिंग के फील्ड में भी अपना परचम जो है लहरा रहे हैं। जिस तरीके से ये बिहार की शान और लाल हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अमन लाइक। इन्होंने केवल आर्म रेसलिंग में अपना नाम नहीं कमाया, बल्कि बिहार के लिए नेशनल स्तर पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ला करके अपना नाम रोशन करा है। अमन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच अमन। अमन भाई, हमें मालूम हुआ कि आप बचपन से ही इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप फिर अचानक से आर्म रेसलिंग की तरफ बढ़े? इनफैक्ट आप बढ़े नहीं, बल्कि आर्म रेसलिंग में एक उभरता सितारा की तरह चमक भी रहे आज हमारे सामने। तो ये क्या थी आपकी जर्नी जो आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे और फिर आप फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, आर्म रेसलिंग के अंदर अपना नाम कमाने लगे? फिर देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ और बनना चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। जी, लाइफ हम लोग को वही चीज़ बनाती है जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। जब मैंने ट्राई किया तो मैंने काफ़ी, जब आफ्टर 10th मैंने मार्कोस अकेडमी में ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने CISF का एग्ज़ाम निकाला, फिर उसका रिटर्न निकाला। निकालने के बाद लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे। जब मेरा एक लीडर आया वहाँ से, तब उस टाइम मैं काफ़ी अचीव कर चुका था बॉडी बिल्डिंग में। और जब मैंने उसको इतना अचीव कर लिया था तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं दोबारा उसको छोड़ूँ। ओके। हाँ, तो मैंने इस चीज़ को छोड़ के मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया। इन द सेंस कि हाँ। आपकी इंटरेस्ट उस जगह पर ज़्यादा आ गई। हाँ, मेरे है इंटरेस्ट ना? उस जगह पे ज़्यादा आ जी। गई और मैंने उसी लाइन में बेहतर समझा कि मैं उसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। जी। तो मैंने उसी लाइफ को अभी तक लेके चल रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी, बिहार स्टेट लेवल पर एक आर्म रेसलिंग की कॉम्पिटिशन हुई थी। मैं एक्चुअली जिम वगैरह जाता हूँ फिटनेस के लिए, ऐसे ही वर्कआउट करता हूँ। हमारे एक मित्र ने हमें सजेस्ट करा था कि भाई तेरी फोरआर्म्स अच्छी है, एक बार तू आर्म रेसलिंग ट्राई करके देख। तो मैं उसके बातों में आ करके वहाँ स्टेट लेवल खेलने चला गया। लेकिन जब वहाँ पर वेट कैटेगरीज डिवाइड किए जाते हैं, तो मेरी वेट जो है वो कैटेगरी से ओवर थी, जिसकी वजह से मुझे ओवर वेट कैटेगरी में डाला गया था। ओपन वेट कैटेगरी, सॉरी। हाँ, तो मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी पहली मैच एक ऐसे शख्स के साथ कराई जाएगी जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अपने आप को रख चुके हो। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मैं इनके साथ खेलने जा रहा हूँ। सभी मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा क्या क्या हाल होगा इसका जब ये खेलेगा इस इंसान के साथ में। लेकिन मैं बता दूं, मैं हार गया था, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये। लेकिन मुझे पहली बार ये अपने आप में बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि मैं नॉर्मली किसी प्लेयर के साथ खेला होता तो शायद मुझे थोड़ी सी इस बात की रिग्रेट हो सकती थी, बट उस टाइम मैं बहुत ही अच्छा और प्राउड फील कर रहा था कि मैं एक नेशनल चैंपियन से हारा था, एंड दिस इज अ बिग डील फॉर मी। तो जिस तरह मैं प्रेशर में आया था अमन भाई आपके सामने आ करके, उस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि आप भी बड़े मैच खेलने गए होंगे, आपके ओपोनेंट आपसे ज्यादा अग्रेसिव दिखने में हो या फिर कोई चैंपियन रहा हो, तो आप उस सिचुएशन को, आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे थे? ऐसा नहीं होता है, जैसे आपने मुझे देखा तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे से भी अच्छे प्लेयर हैं जी और वो साइड में भी बिक है। उनको देख के लगता है कि ये मुझे बीट कर देगा। जी अब मैं क्या करूं? बट उस समय कुछ करना नहीं होता है, बस हम लोग सोचते हैं, टेबल पे जाते हैं, जी बस टेबल पे आके बस एक ही आइडिया रहता है कि पहले हम अटैक कर दें, चाहे वो मेरे से पहले करे। तो बस इसी केसेस में हम लोग कभी-कभी जीत भी जाते हैं, कभी-कभी हम लोग हार भी जाते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ तो। मैंने तो टेबल भी नहीं देखा था पहली बार। पहली दफा मुझे टेबल वहां दिखाई पड़ा कि अच्छा टेबल ऐसे होते हैं, यहाँ हाथ रखना होता है। मुझे मेरे ब्रदर ने बताया कि भाई ऐसे हाथ रखना है, ऐसे टैकल करना है। खैर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ हमारा। ऐसे स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में इनफैक्ट खास करके देखा जाता है, इंजरी का आना ये एक आमूमन बना रहता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई भयानक सी इंजरी आपके ऊपर अटैक की हो और आप इंजर्ड हुए हो, और उस सिचुएशन को आपने रिकवर कैसे करा, अपने इंजरी से रिकवरी कैसे पाई? इनफैक्ट जब आप इंजर्ड होते हो तो सिर्फ आप फिजिकली इंजर्ड नहीं होते हैं, बल्कि आप मेंटली भी प्रेशर में आ जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में आप रिकवर कैसे किए अपने आप को? इनफैक्ट आपने सेल्फ मोटिवेट कैसे करा उस सिचुएशन में?
ये इंजरी जब आ जाती है हम लोगों को तो पर उतना ध्यान नहीं रहता, बस होता है दर्द होता रहता है, ये ऑब्वियस है। लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेट रहता है कि हम लोग मैच जीते कैसे, क्योंकि हम लोग तो आते हैं सिर्फ जीतने के लिए। जी। मेरा पर्पस रहता है कि सिर्फ हम जीत के ही जाएँ। तो जब इंजरी होता है तो हम लोग किसी तरह उस पे स्प्रे या कुछ भी करके उसको रैप कर लेते हैं। हुँ, और लेकिन हमारा माइंड रहता है कि नहीं, दर्द तो कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल जीतना है, इम्पोर्टेंट है जीतना। तो बस हम लोग नेक्स्ट मैच का वेट करते हैं। अगर उसके बारे में इतना हम लोग सोचने लगेंगे फिर हमारा हाथ ही काम नहीं करेगा। क्योंकि इतनी हुँ, मेंटल एबिलिटी होती नहीं किसी में ना, कि आप इतना जल्दी जाओ, इतना जल्दी रिकवरी कर लो। रिकवरी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब आफ्टर मैच हम लोग जब रिकवरी स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों को लगभग 1 मंथ सिर्फ रिकवरी में लग जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि हाथ का इतना फटीग हो जाता है और टेंडन इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि कुछ कहने का नहीं। फिर फिजियोथेरेपिस्ट या किसी के पास जाने के बाद हम लोग बहुत तरह के थेरेपी होते हैं, तब वो रिकवर होता है। मतलब आप इंजरी के बावजूद खेल रहे होते हैं? हाँ, ऑप्शन नहीं है हमारे पास ना। देखिए जस्ट फॉर कि हम लोग यहाँ से गए, जी। हम लोग हमेशा जाते हैं बाहर खेलने के लिए हुँ, हुँ, और विथ विथ माई ओन पॉकेट, हुँ, ठीक है? अपना पैसा लगा के हम लोग जाएँ और वहाँ पे इंजरी हो गई और हार के आ गए। हुँ, ये होता है केसेस, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग मैच खेले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ गए तो मेरा प्रायोरिटी रहती है फर्स्ट कि हम खेलेंगे, पूरा मैच खेलेंगे, जितना अपॉर्चुनिटी मिले हम सब मैच खेलेंगे। चाहे हम हार जाएँ, जीतें वो लास्ट की बात है, लेकिन हम लोग खेलते हैं। चाहे इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, अदर लोगों के साथ भी हुआ है। हम लोग सिर्फ खेलने के लिए जाते हैं, खेल के एक्सपीरियंस या जीत भी मिल जाती है कभी-कभी, ऐसा होता है हमारे साथ। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, हाँ, है ऐसा ना? नहीं कि सिर्फ हमारे साथ होता है, जो भी स्पोर्ट्समैन जो जाते हैं कहीं बाहर जी। खेलने के लिए, वो लोग भी यही सोच के जाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा स्पोर्ट्समैन बहुत ही हार्ड वर्क है, वो सम जब जाने के बाद हम लोग को रियलाइज़ हुआ। ऐसा बाहर से दिखने में लगता है कि बहुत ईज़ी है, हाँ, जब हाँ। हम लोग वहाँ गए, जब रियलाइज़ हुआ इस फील्ड में क्या-क्या है, क्या नहीं है, तब हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चली और काफ़ी कुछ तो बता भी नहीं सकते हैं, इतना होता है। हुँ। मैं उसके बारे में भी जानूँगा आपसे। वैसे अभी आप आर्म रेसलिंग में ही हैं या फिर कुछ और आप आगे का सोच रहे हैं? अभी तो मैं आर्म रेसलिंग में हूँ, लेकिन मैं जी। आगे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब बॉडी बिल्डिंग भी खेलना है। तो ऐसा क्यों? आप तो आर्म रेसलिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं, लोगों तक आपकी इंप्रेशन इतनी अच्छी बन रही है, लेकिन अचानक फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ क्यों? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं ब आर्म रेसलिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन कहीं से मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट हो पा रहा है, जी। आर्म रेसलिंग से। लेकिन ऐसा बॉडी बिल्डिंग में नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में आपको कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा, लेकिन आर्म रेसलिंग से कुछ नहीं हो पाएगा। लाइक अभी तक मैंने आर्म रेसलिंग बहुत सारे मैच खेले हैं। हुँ, हुँ। मुझे लगता नहीं मैंने ऐसा कुछ ख़ास अर्न किया है और विदाउट अर्न आप कितना पॉकेट से अपने लगाइएगा? कहीं न कहीं वो पॉकेट तो खाली हो जाएगा ना, फिर आप उसको कैसे भरिएगा? हुँ, और आज की लाइफ़ में बहुत सारे नीड्स भी हैं, हुँ, हुँ। कैसे पूरा कीजिएगा फिर? तो इस चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। हुँ, हुँ। तो जैसा आप बताएँ कि आप खुद से खर्च करना होता है, हर चीज़ खुद से हैंडल करनी हाँ, होती है एवरीथिंग ना? इज़ हाँ। और बैक सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो वो चीज़ें आपके कहाँ से फुलफ़िल हो पा रहे हैं? मेरे बैक सपोर्ट जो भी है वो फिल मेरे बड़े भाई से हो पा रही है जी। और मेरी अम्मी से हो पाती है। भाई आपके क्या करते हैं वैसे? मेरे भाईजान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी। हाँ, वही सारी मेरी नीड्स पूरी करते हैं। भाई का नाम आपने बताया और अम्मी जान का नाम आपने हाँ, बताया और पापा जी? फिलहाल तो मेरे फादर तो की काफ़ी पहले डेथ हो चुकी है, जी। तो जो भी मेरा सब कुछ टेक केयर है वो मेरी अम्मी और मेरे भाई लगी है। ओके, तो उन दोनों के ज़रिए आप अपने आप को पुश हाँ, कर रहे हो पुश लाइफ़ में कर रहे आगे हैं। बढ़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने आप को इतना ज़्यादा बोल्ड और इतना अच्छा फैमिली आपको मिली है एटलीस्ट, है ना? और जैसा कि आपने बताया कि जब आप खेलने जाते हो, तो वहाँ पर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं होता है, इनकम का सोर्सेज़ नहीं होता है ना? तो क्या गवर्नमेंट आपको इस तरीके से कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है? क्योंकि आपने बिहार स्टेट के लिए नेशनल लेवल पर एक बार गोल्ड ला कर दिया, एक बार सिल्वर ला कर के दिया, तो क्या गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा इसको लेकर के आपके लिए? गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। गवर्नमेंट हमारा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। हम लोग गए, बिहार को रिप्रेज़ेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिलता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरे साथ, जो मेरे से पहले जो गोल्ड मेडल ला चुके हैं, वो लोग आए, खेले और वो लोग हट गए इस लाइन से। बहुत सारे एथलीट हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जो हुँ, हुँ। काफ़ी ओल्ड प्लेयर हैं, वो लोगों ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया, लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला। वो लोग भी इस फ़ील्ड से चले गए। छोड़ दिया हाँ, उन्होंने। वो लोग फ़ील्ड छोड़ दिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं नीड्स बढ़ जाती है। हुँ, हुँ। कितना भी इन्वेस्ट करोगे, आप कहीं न कहीं एक जगह पॉइंट पे हार मान जाओगे। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और गवर्नमेंट हम लोगों को किसी भी तरह से कोई ऑफ कुछ भी नहीं मिलता। ना आपको जॉब मिल सकता है, ना आपको सोर्स ऑफ इनकम, ना ही किसी तरह का कोई रिलेटेड सुविधा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हाँ। मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से।
बस आप आए अपने पॉकेट से गए, अपने पॉकेट से आए, वहाँ पे खेला भी, वहाँ पे रुके भी और घर भी आ गए। अचीव भी किया, आफ्टर ऑल घर आ गए तब भी कुछ नहीं। ओके। हुँ। तो ऐसा मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल वग़ैरह विज़िट करी है। काफ़ी सारे अच्छे खासे फ़ैन फ़ॉलोअर्स हैं आपके। तो जो फ़ॉलोअर्स आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको डेली बेसिस पे नोटिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप उनके नज़र में एक इंस्पिरेशन का वर्क कर रहे हो। तो जैसा आप अभी पॉइंट बता रहे हैं कि इस फ़ील्ड में आने के बाद आपका कोई भी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कई ऐसे लोग होंगे जो आपको देख कर के आर्म रेसलिंग में आना चाहते होंगे। तो आप क्या उनको बताना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं तो बोलूँगा क्लियरली आप लोगों को कि प फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना एक बैकग्राउंड स्पोर्ट देख लो। हुँ, हुँ। पहले अपना बैकग्राउंड देख लो, उसको मजबूत कर लो। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आर्म रेसलिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप रखोगे आर्म रेसलिंग, तो ये काफ़ी डेंजर हो जाएगा आपके लिए आने वाले फ्यूचर में। आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने स्टडी को, बिज़नेस को या आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है वो चीज़ देख लो और सेकंड प्रायोरिटी रखो अपना आर्म रेसलिंग को। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो हुँ, हुँ। और इतना टॉप करो कि आप कुछ अचीव करो। कोई ब्रांड या कोई आपको जैसे कि हमारा प्रो पंजा लीग है ना, हुँ, हुँ। ये एक एसोसिएशन है अभी फिलहाल, पाफी एसोसिएशन, ये आपको हायर करे, ये आपको खरीदे, तभी एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। और जितना मेहनत मैंने किया है, आपको इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। और इसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। ये सब दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी, आप नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हार जाते हैं हुँ, और हार से जो होती है ना हार, ये बहुत गंदी चीज़ होती है हार। क्योंकि हारने के बाद आदमी इतना टूट जाता है ना कि वो मन नहीं करता कि आप दोबारा आ जाओ इस फ़ील्ड में। हुँ, तो कई लोग हारने के बाद हट जाते हैं, तो हटो मत, हो सकता है हार गए आज, हो सकता है तुम कल भी हार जाओगे, हुँ। परसों भी हार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या पता तुम परसों जीत जाओ, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। स्टार्टिंग फेज़ में हो सकता है कि मैं 1 बार जीत गया, 2 बार जीत गया, तीसरी बार मैं हार गया, चौथी बार मैं 5वीं बार में हारा। ऐसा भी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो हम इस फ़ील्ड को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने अपना टाइम दिया है, हुँ, पैसा दिया है, सब कुछ लगाया है इसके पीछे, तो फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सही नहीं मेरे ख़्याल से। अगर आपने अपना सब कुछ दिया है तो प्रॉपर दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो हमेशा। किसी न किसी तरह कोई न कोई न्यू वे ढूँढ लेना पड़ता है। हम भी ढूँढते रहते हैं, आप लोग भी ढूँढोगे तभी कुछ आगे बढ़ सकते हो, वरना एक ही जगह पे रुक जाओगे। इन द सेंस आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो पहले अपना एक इनकम का सोर्स लेकर के लेके चलें, चलो, हाँ, ताकि आपको आगे चल कर के किसी भी परेशानी को फेस ना फेस करना ना पड़े, करना है पड़े। ना? ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। वैसे आप जिस स्पोर्ट्स से बिलॉन्ग करते हैं अमन भाई, आप जब शुरुआत किए तो आपका इरादा क्या था इसमें आने का? मैं तो इरादा नहीं था मेरा कुछ, मैं तो बस ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग कर रहा था। हाँ। मैं उस टाइम बस ध्यान था कि मेरा बाइसेप बन जाए, मेरा चेस्ट बन जाए, मैं एक अच्छा हाँ, उसी तरह। मैं धीरे-धीरे के इंस्टाग्राम पे शायद उस टाइम मेरे 1-2 लाइक आते थे, तो मैं जी। उस पे पोस्ट करता था रेगुलर। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही उस टाइम की, कोई हुँ, फ़ायदा नहीं है, कुछ होगा नहीं, बॉडी हुँ, बना के तुम क्या कर लोगे? हुँ, फिर भी मैं कुछ सुना नहीं, अपने मन था, मेरा मर्ज़ी था, तो मैं हुँ, करता गया। जब धीरे-धीरे स्टार्ट किया तब जैसे ही मैंने अपने आर्मी लाइफ़ छोड़ी ना, तब मुझे थोड़ा-सा डर था कि अब मैं करूँगा क्या? हुँ, आर्मी लाइफ़ तो मैंने छोड़ दिया। हुँ, अब पढ़ाई से मेरा तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, हुँ, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी चल रहा है मेरा। तो मैं बस सोच रहा था कि मुझे कुछ और अदर चाहिए। हुँ, जैसे ही मैंने आर्म रेसलिंग खेला, तो मैं एक खाली ट्रेन में बैठ गया समझ लीजिए। हुँ, खाली ट्रेन में बैठ गया तो मुझे बस यकीन था कि इस ये ट्रेन मुझे कहीं न कहीं पहुँचा देगी। हुँ। तो मैं उस ट्रेन पे सफ़र करता गया। जब जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो कहीं न कहीं स्टॉपेज मिला मंज़िलें आपको मिलती मिलती चली चली गई। गई हैं। अभी तक वो ट्रेन चल ही रही है, ऐसा नहीं है रुक गई है, अभी भी चल रही है। वो ट्रेन शायद वंदे भारत से भी फ़ास्ट निकलने वाली है। ओके, वैसे इतने सारे मैचेज़ आपने खेले हैं, हुँ। तो रेसलिंग के दिनों में कोई ऐसा मेमोरी आपके साथ अभी तक रहा हो, जो कि आप आज भी याद करते होंगे आपको, या तो अच्छा लगता होगा याद करके या फिर हँसी आती होगी? कोई एक मेमोरी आपकी तरफ से? हाँ, जब मैं खेलने गया था जम्मू कश्मीर जी। एक नेशनल मैच में, तो हमारा जो ग्रुप था, वो लोग खेलने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग गए उस प्लेस पे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट बाहर निकले थे। ओके। बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, तो हम लोग जब खेलने गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर अच्छे-अच्छे आए हुए थे, बहुत सारे स्टेट से। हुँ, हम लोग ऐसे ही खेल ही रहे थे, तो कई लोग जो हार गए थे कई लोग जीत गए थे। हुँ। तो जो हार लोग थे, वो लोगों को दुःख नहीं था। हाँ, क्योंकि हम लोग उतना इस सब में हम लोग जो जीतने वाले लोग थे, जो हम लोग इतना खुश थे आपस में ही, कि उतना कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोग हार गए। ओके, वो जो मोमेंट था ना, वो बहुत अच्छा मोमेंट था और काफ़ी गुड टाइम मैंने उस टाइम स्पेंड किया था अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे। ओके। वैसे एक आपके
स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं जानना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा ये कि जैसा आप बताएँ कि सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ता है ना? घर भी देखना होता है, अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है और स्पोर्ट्स को भी लेकर के चलना होता है। तो वैसे कंडीशन में जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग को और वो अपने पर्सनल लाइफ़ को आप कैसे बैलेंस करके चल रहे होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ़ मेरी सवाल नहीं है, ये हज़ारों ऐसे यूथ हैं जो कि स्पोर्ट्स में हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि आप अपने ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के और अपने पर्सनल लाइफ़ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आपका रूटीन नहीं है तो वो मैनेज ही नहीं हो पाता। टाइम तो बहुत जल्दी चला जाता है। जब तक मैंने रूटीन नहीं बनाया था, मेरा बहुत चीज़ें मिस हो गई थी। कभी जिम हो रहा है तो कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है, जब पढ़ाई हो रहा है तो जिम नहीं हो रहा है। हुँ, तो उसके लिए सबसे पहले एक काम होता है रूटीन बनाना, कि आपको इस रूटीन पे इस काम करना पड़ेगा। अब जो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो एक चीज़ प्रोवाइड करती है, वो होता है डिसिप्लिन। हाँ, कि हमको इस टाइम मील लेना है तो ये मेरा एक डिसिप्लिन बन गया, कि मुझे इस टाइम मील लेना पड़ेगा, तभी मेरे बॉडी में एनर्जी रहेगी, तभी मैं वो जिम जाके कर पाऊँगा। परफॉर्मेंस अच्छा रह पाएगा मेरा। तो ये सब चीज़ें से ना धीरे-धीरे डिसिप्लिन बना और इसको मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। ये चीज़ मैं सबको कहना चाहूँगा, ये चीज़ आप लोग भी फ़ॉलो करें। इससे आपका एक माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हुँ, और जब माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आप कुछ भी करने का एक अंदर से कॉन्फिडेंस जाग जाता है। बिल्कुल। वैसे पर्सनल लाइफ़ से एक बात मुझे याद आया कि आपके इतने सारे फ़ैन फ़ॉलोइंग्स हैं, बॉयज़ तो हैं ही, है ना? इनफैक्ट गर्ल्स भी हैं। तो क्या मैं उनको बताना चाहूँ कि अमन भाई जो हैं वो सिंगल हैं या फिर कमिटेड हैं, इस टाइप का कुछ? अमन भाई अमन भाई को जो लोग जानते हैं, जी, जो ये प्रभावी लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि अमन भाई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। ओके। अपने केसेस में हाँ, पर्सनल लाइफ़ में जो लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ उन लोगों के साथ। हुँ, हुँ। लेकिन इन जिन लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो मैं कुछ चीज़ों को हमेशा अवॉइड ही करता हूँ, बहुत हुँ, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन जब देखो कि कोई चीज़ तुम पे रुकावट बन रहा है, तो मेरा कहना है कि आप वहाँ से पहले ही हट लो। मैंने तो यही किया था, तो आप भी यही करो। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होता है कि लाइफ़ में कि कोई न कोई रोकने आपको आ जाएगा, किसी न किसी तरह सोर्स से। हुँ, हुँ। तो उस चीज़ों को आप जितना जल्दी हटाओगे, उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। अब मैंने यही काम किया था, तभी मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। अभी भी बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन के साथ-साथ आप एक ट्रेनर भी हैं। हाँ, तो आप जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जिम के अंदर हो या फिर अपने अकेडमी के अंदर हो, तो ऐसा सीन आपके साथ तो ज़रूर क्रिएट हुआ होगा कि किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, जैसा आप अभी बताएँ? इन तो ट्रेनर लाइफ़ में तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ ड्रीम ट्रेनिंग करने के लिए, जी। वहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे खड़ूस बोलते हैं। बोलते हैं या बोलती हैं? बोलती है एक्चुअली, बोलते नहीं है, हाँ। अच्छा। लड़की में कोई मुझे बोलता नहीं है, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं वो मुझे बोलती हैं जी, खड़ूस। हाँ, बहुत ज़्यादा खड़ूस है इंसान है, इल हमेशा आर्गुमेंट में बात करते रहते हैं। ओके। क्योंकि वो मेरा पर्सनल लाइफ़ है, हो सकता है वो मुझसे फ्रैंक हो जाएँ। हुँ, हुँ। मैं ऐसे बिहेव बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन रहे, वो ट्रेनर है, वो क्लाइंट है। तो ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इस चीज़ को हम नहीं लेके चलेंगे तो हो सकता है वो मेरे लिए दिक्कत हो जाए, उनके लिए हो ना हो मेरे लिए दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ट्रेनर का आजकल कुछ ज़्यादा ही इमेज डाउन हो गया है, तो मुझे अपने आप को बहुत सेफ रखना पड़ता है। चलिए, आप ट्रेनर के इम्प्रेशन को अच्छा बना करके रखने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं आप और लोगों को काफ़ी पॉज़िटिव मैसेज आप पहुँचा रहे हैं। वैसे कोई ऐसा पॉइंट आप मेरे शो के माध्यम से अपने फैन्स तक पहुँचाना चाहते हो, जिसे सुन करके आपके फैन्स को थोड़ा शॉक लगे? कोई ज भी ऐसा कोई पॉइंट आपकी तरफ से? जो उन्हें ना पता हो, लोगों को ना पता हो और आप हमारे शो के माध्यम से बताओ, उनको पता चले और उनको थोड़ा शॉकिंग लगे? जस्ट लाइक जस्ट लाइक एनीथिंग, कोई भी चीज़, जो आपने कभी रिवील ना करा हो? ऐसा कुछ तो है नहीं लाइफ़ में जो मैंने ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ़ में मेरे कुछ ख़ास नहीं, बहुत ही नॉर्मल लाइफ़ जीता हूँ मैं। ओके। हाँ, तो जो भी है अमन भाई आपके सामने एकदम नेचुरल है। किसी भी चीज़ को पीछे नहीं रखते हैं, सब चीज़ को सामने रख कर के आगे बढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओके। एंड वन एंड लास्ट थिंग कि जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे शो के माध्यम से अपने फैन्स को, हमारे यंग जनरेशन को, यूथ को मोटिवेट करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी मैसेज ज़रूर दें। मेरा सबसे अच्छा मैसेज है कि आप कोई भी लाइन चूज़ करो, चाहे कैसा भी हो, उस लाइन को पहले एक बार अच्छे से देख लो। उसके बाद ही उस लाइन पे चलना स्टार्ट करो। अगर तुम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उस लाइन पे चलना स्टार्ट करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस लाइन से पहले एक बार देख लो, इसका इन्फॉर्मेशन सारा सेलेक्ट कर लो, तब, क्योंकि नॉलेज इज़ द की। अगर नॉलेज उस बारे में रहेगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो आगे। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट
क्योंकि आपको अगर पता नहीं है जहाँ तक आपको जाना है, अगर आपको पता नहीं है कि वो रास्ता कैसे कैसा होकर है, के जा हाँ, रहा है, हाँ। तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, है ना? ये बहुत ही अच्छा मैसेज था यूथ के लिए और मैं उम्मीद करूँगा, कामना करूँगा ऐसा कि आप आगे चल कर के एक बहुत बड़े स्तर तक जाओ, अच्छा बॉडी बिल्डर बनो आप और उम्मीद ये भी करूँगा कि दोबारा एक पॉडकास्ट हमारे साथ में फिर से हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, अमन भाई ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर सो योर मच। फ्यूचर एंड योर लाइफ। हमारे शो पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो जाते-जाते एक छोटी सी गुजारिश होगी आप सभी से कि ऐसे ही मोटिवेशनल और रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।